हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट है आपकी काइनेमैटिक्स एंड उसमें फर्स्ट चैप्टर है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस इस चैप्टर में हम सारा मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मींस फिज़िक्स की वो ब्रांच जहाँ पर हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के भी आगे आपके पास तीन ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट होती है स्टैटिक्स। स्टैट का मतलब होता है एट रेस्ट। तो स्टैटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। अब जैसे मैंने नीचे दो फिगर बना रखे हैं, कोई बॉडी अगर रेस्ट भी है इसका मतलब उस पर जो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे फर्स्ट फिगर में दिखा रखे हैं, जो वेट है वो बैलेंस हो रहा है बाय द रिएक्शन। एंड इन सेकंड फिगर टू पर्सन्स हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को, एक पर्सन लगा रहा है फ्रॉम लेफ़्ट फोर्स एंड एक लगा रहा है राइट से फोर्स। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट आएगा वो रेस्ट पे हो जाएगा। सो एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम। फिर स्टैटिक्स में क्या होता है कि वही ब्रांच, वही हम इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो डील कर रही है विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए हैं उनके बेसिस पे एक स्टैटिक्स की ये भी डेफिनेशन आ रही है। फिर सेकंड ब्रांच है वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स without taking into account the factors that are, मतलब फैक्टर्स कौन से हैं, नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ बॉडीज़ विच कॉज मोशन। मीन्स ये मोशन के साथ डील तो करेगा बट ये नहीं कंसिडर करेगा कि नेचर ऑफ फोर्सेस कैसी हैं या जिन बॉडीज़ पे फोर्सेस लग रही हैं उनकी नेचर क्या है। इसमें सिर्फ हम टाइम एंड मोशन ये पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स जो वर्ड्स है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड था काइनमा जिसका मीनिंग है मोशन। काइनेमैटिक्स उससे आए हैं। फिर हमारे पास थर्ड ब्रांच है डायनामिक्स। डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू द फैक्टर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। मीन्स किस टाइप की फोर्सेस हैं, फ्रिक्शनल हैं, कंजर्वेटिव हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं। जो फोर्सेस हैं वो किस टाइप की हैं ये उनको भी कंसिडर करेगा। टाइम को तो करेगा ही करेगा एंड मोशन को तो डील करना ही है हमने, बट फोर्सेस किस टाइप की हैं उनके साथ भी हम डील करेंगे। तो जो ये डायनामिक्स वर्ड है वो आया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स का मीन होता है पावर, तो इससे नाम पड़ा था डायनामिक्स। पावर का मतलब कि किसकी कितनी पावर है, कम में ज़्यादा है, मींस नेचर ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, दैट्स वाई हमने नेम दिया डायनामिक्स। अब फोर्स कॉज है मोशन का, देयरफॉर जो डायनामिक्स है वो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स है मेनली। ज़्यादातर अब इसमें हम मोशन में फोर्स को लेके चलेंगे। एंड न्यूटन था जो हमारे पास ग्रेट फिजिसिस्ट, उसने कंट्रीब्यूट किया था टुवार्ड द मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम हिज थ्री फेमस लॉज ऑफ मोशन। तो जो डायनामिक्स में है वो न्यूटन्स लॉज मेन पार्ट प्ले करेंगी। देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास रेस्ट। रेस्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलोगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। टाइम और सराउंडिंग दोनों बोलना है। टाइम के साथ मतलब जैसे अगर मान लो आप यहाँ पर बैठे हो तो 5 आवर्स के बाद या फ्यू मिनट्स के बाद जितने टाइम के लिए आपने डिफ़ाइन करना है कि आप रेस्ट पर हो तो उतने टाइम के लिए आपकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड पोजीशन चेंज किससे विद रिस्पेक्ट में नहीं होनी चाहिए, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में। लाइक अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो रूम में अलमीरा है, उसके विद रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड जितने टाइम के लिए आप रेस्ट डिफ़ाइन कर रहे हो उस टाइम में भी चेंज नहीं होनी चाहिए।
तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो बॉडी को हम बोलते हैं एट रेस्ट। एग्जाम्पल है अ बुक लाइन ऑन अ टेबल, टेबल पर कोई बुक पड़ी है, इक्विलिब्रियम में है, कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, कोई उसको उठा नहीं रहा, कोई रख नहीं रहा, तो वो क्या है एट रेस्ट। अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट, पर्सन बैठा है वो भी क्या है रेस्ट पर है। फिर आते हैं हमारे पास मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, टाइम और सराउंडिंग दोनों के साथ अगर वो चेंज कर जाती है अपनी पोजीशन तो हम उसको बोलते हैं मोशन में है। लाइक आपने देखा कि 8 o'clock पे वो कोई बॉडी थी वो अलमीरा के रिस्पेक्ट में ए पोजीशन पे थी, फिर आपने देखा 8:05 पर वो अलमीरा के रिस्पेक्ट में बी पोजीशन पे है, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर गई विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम बोलेंगे क्या बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इससे एग्जांपल हैं जैसे बर्ड फ्लाई कर रहे हैं इन एयर, ट्रेन मूव कर रही है ऑन रेल्स एंड मैन वॉकिंग ऑन द रोड। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास मोशन के। आप अपने डेली लाइफ में और एग्जांपल्स भी देखते ही हो जिनमें जो बॉडीज़ होती हैं वो मोशन में होती हैं। देन है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक सिचुएशन में रेस्ट पर है तो वो किसी और सिचुएशन में मोशन में भी हो सकता है। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। इसका एग्जाम्पल है जैसे आप कंसिडर करो पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, तो मूविंग ट्रेन में जो अदर पैसेंजर्स हैं तो उसके रिस्पेक्ट में तो पर्सन किस में है रेस्ट में है, बट ट्रेन मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू बाहर जो ट्रीज़ हैं या कोई और ऑब्जेक्ट है तो उनके विद रिस्पेक्ट में जो पर्सन है वो क्या है इन मोशन है। ट्रेन के जो आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके विद रिस्पेक्ट में मोशन में, एंड जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स हैं या कोई चीज़ें पड़ी हैं उनके रिस्पेक्ट में रेस्ट में। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट एक सिचुएशन में रेस्ट पर है बट इन अदर सिचुएशन वो क्या है इन मोशन, मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। फिर नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मोशन जो बॉडी की होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज़ सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, थर्ड इज़ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होते हैं इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है पॉइंट मास या पार्टिकल मान लो, पॉइंट मास का मतलब जिसका साइज नेग्लिजिबल हो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो पॉइंट मास बॉडी है या पार्टिकल है अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोन मूव कर रहा है, जैसे ट्रेन है वो रेल्स पे मूव करती है, तो इस टाइप की जो मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन होती है इन विच अ बॉडी विच इज़ नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, मीन्स उससे जो साइज है वो कंसिडरेबल है, फाइनाइट है, is moving such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight lines and shift through equal distance in equal interval of time। जैसे नीचे मैंने एक बॉडी दिखा रखी है, इससे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं अलोन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, तो इस टाइप की जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के अलोन पार्टिकल्स मूव करें एंड इक्वल डिस्टेंस कवर करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बिकॉज हमें जो बॉडी की शेप है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना, तो उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो सारे पार्टिकल्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस कवर करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज़ दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज़ मूविंग ऑन अ सर्कल। वही पॉइंट मास बॉडी अगर सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो लार्ज है
बॉडी के डायमेंशन से, तो हम उस बॉडी को बोल सकते हैं पॉइंट मास बॉडी। तो इस टाइप की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन हो जाएगी। फिर है हमारे पास रोटेटरी मोशन, वही सेम। अगर बॉडी हमारे पास पॉइंट मास बॉडी नहीं है, देन द मोशन इज सेड टू बी रोटेटरी मोशन। सो द मोशन इन विच अ बॉडी which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along concentric circles। जैसे नीचे आपको दिखा रहे थे, अगर आप बॉडी की मोशन कंप्लीट करोगे तो जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पाथ आ रहा है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में आएगा। तो इन सब के सेंटर्स कहाँ लाई कर रहे हैं? ऑन अ लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मीन्स जिस के अबाउट बॉडी वो मूव कर रही है बॉडी, तो वो वाली पॉइंट से जो लाइन पास होगी उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ और ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये शिफ्ट कर रहे हैं थ्रू इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस टाइप की मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन। फिर है हमारे पास ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, जिनमें बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं मेन पोजीशन इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेट इंटरवल के बाद वो अगेन मेन पोजीशन पे आएगा, एंड अगर एक्सट्रीम पे है तो डेफिनेट इंटरवल के बाद वो फिर से एक्सट्रीम पे आ जाएगा। तो एग्जांपल है मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। जैसे हमने यहाँ पे पेंडुलम दिखा रखे हैं, इसकी जो मिड पोजीशन है वो है मेन पोजीशन, और जो साइड्स पे हैं वो हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो पेंडुलम क्या करता है? मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, फिर एक्सट्रीम से अगेन मीन, फिर अपोजिट साइड वाली एक्सट्रीम पे, फिर अगेन मीन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स है, मेन पोजीशन भी फिक्स है, एंड जितने टाइम में वो कवर कर रहा है डिस्टेंस वो भी फिक्स है। तो इस टाइप की मोशन होती है ऑसिलेटरी। फिर है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? इफ़ इन द ऑसिलेटरी मोशन एम्पलीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल। जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है तो वो मेन पोजीशन के अबाउट अप डाउन करता है या लेफ़्ट राइट करता है। तो इस टाइप की जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन है, जिसमें आपकी जो बॉडी मूव कर रही है उसका एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल हो। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। An object can be considered as a point object if during motion in a given time it covers distances much greater than its own size। अगर वो अपने साइज से मच ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके पास कोई कार है, वो ट्रैवल कर रही है फ्यू 100 किलोमीटर्स, तो उस कार का डायमेंशन कितना होता है? अबाउट 1 मीटर। तो 1 मीटर और डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो फ्यू 100 किलोमीटर है। तो इन दिस सिचुएशन कार कैन बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक। टाइम के लिए हमने यूज़ करनी है कोई भी क्लॉक, एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हो। जैसे अभी तक तो आपने सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं ऑन द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जैसे अब आपके पास आप किसी रूम में हो तो आप कॉर्नर देख सकते हो रूम का, तो वहाँ से 3 लाइंस दिखेंगी आपको 2 फ्लोर पे, तो उनको मान लो एक्स वाई, एंड जो एक ऊपर को जा रही है उसको मान सकते हो आप जेड। तो इस टाइप के जो पॉइंट होता है ये दिखा रखे हैं हमने, मान लो ओरिजिन, और 3 एक्सिस हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है। फर्दर आपके पास और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई, एंड सिलेंड्रिकल होता है एक आपके पास, उसमें होते हैं एस, फाई एंड जेड। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये नीचे मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही एक पॉइंट दिखाया है P
पी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पर आपने पी जो पॉइंट है वो क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा कि आपने एक्स में कितना ट्रैवल किया है, देन वाई में कितना ट्रैवल किया है एंड देन जेड में कितना ट्रैवल किया है फ्रॉम द ओरिजिन। जो आपके पास लास्ट अल्टीमेट पोजीशन आएगी वो हो जाएगी पी आफ्टर ट्रैवलिंग बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ वाई एंड जेड। एंड प्लस में आपने लेना है टाइम फॉर डिफाइनिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके रूम के बीच में एक कोई पॉइंट है पी, तो रूम आपका क्यूबॉइड शेप का है, तो ये नीचे देखो एक क्यूबॉइड बना हुआ है, इसमें मिडल में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिखा रखे हैं एक्स वाई एंड जेड। तो ये आप रूम इमेजिन कर सकते हो क्यूबॉइड की जगह। तो रूम के मिड में आपने एक पॉइंट पर एज्यूम करना है तो हाइट पर, एंड मिड में बिल्कुल रूम के मिड में करना है। तो अब रूम का कॉर्नर देखो, रूम के कॉर्नर से पहले आप एक्स में ट्रैवल करो, देन वाई में, फिर हाइट के लिए आपको ट्रैवल करना है इन जेड। तो आपने तीनों डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, इन एक्स, इन वाई एंड इन जेड। देन आपको जो पॉइंट मिला वो मिला मिड वाला पॉइंट क्यूबॉइड का, रूम का। तो इस टाइप से आपने डिफाइन किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके डिस्टेंस। अब यहाँ पर आपको टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज आपको सिर्फ डिस्टेंस बताना था। बट अगर आपको बताना हो वेलोसिटी, मीन्स आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी क्या वेलोसिटी थी, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तभी आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। तो फॉर वेलोसिटी वी विल नीड टाइम। दैट्स वाई जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो होता है आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस प्लॉट फॉर टाइम। एक्सेलरेशन के लिए भी आपको टाइम चाहिए एंड फर्दर क्वांटिटीज़ के लिए जैसे फोर्स वगैरह है उनके लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो उसके लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ प्लॉट भी लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेम ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आपके पास सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर having a clock with them with respect to which the observer can define position, displacement, acceleration etc. of a moving object। यहाँ पर हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोन विद अ प्लॉट अगर है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सिस्टम है वो मोस्ट कॉमन जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आपके पास क्या होती हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं जिनको लेबल किया जाता है एज एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। और इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द 3 एक्सिस, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। मीन्स हम जो भी पोजीशन डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन करेंगे, राइट। कोऑर्डिनेट और द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, या हम रेफरेंस पॉइंट को ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो एट रेफरेंस पॉइंट है। ऑब्जर्वर रेफरेंस पॉइंट पे है, मीन्स जैसे मान लो आपके पास आपने अलमीरा के रिस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है, किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट की बतानी है, या किसी फ़ैन की बतानी है, किसी की भी बतानी है। तो अगर आपका ऑब्जर्वर अलमीरा पे है तभी आप वो बता पाओगे ना कि फ़ैन इतने डिस्टेंस पे है एंड इन दिस डायरेक्शन है। तो जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर ये तो था कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लॉक के बारे में आपको पता ही है कि टाइम अटैच होना चाहिए। टाइम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन डिस्क्राइबिंग द मोशन। दैट्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोन विद अ क्लॉक constitutes a frame of reference। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो हमारे पास, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था लॉ ऑफ इनर्शिया, मीन्स इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट will continue to be in the state of rest until an external force is applied on it, and if it is in motion then वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर फोर्स ना लगाएं। फर्दर अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। तो ये थे आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आई इनर्शियल रो होल्ड्स करता है गुड, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन इन बस एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रेट पाथ। या तो आपके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे होना चाहिए या मूव करना चाहिए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तभी हम उसको बोलेंगे कि उसमें इनर्शिया लॉ ओबे हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। तो सेकंड टाइप है आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होएगा? इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल क्या होएगा? नॉन इनर्शियल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन इन अ बस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं मूविंग विद एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रेट पाथ। या तो वेरिएबल वेलोसिटी हो, मींस वेलोसिटी चेंज करती जाए, या उसमें क्या हो, एक्सेलरेशन, तब हम उसको बोलेंगे कि वो फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देन है हमारे पास मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। तो फर्स्ट है 1 डायमेंशनल मोशन, जैसे नेम से ही क्लियर है, the motion of an object is said to be one-dimensional motion if only one out of 3 coordinates specifying the position of object changes with respect to time। या तो उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए या y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट, only one coordinate can change, then that motion is called one-dimensional motion। In 1D motion the object moves along a straight line or a well-defined straight path, एक ही लाइन के अलोन मूव करेगा या एक ही स्ट्रेट पाथ के अलोन। तो इस टाइप की मोशन को हम रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन भी बोल देते हैं। इससे एग्जांपल क्या हो जाएंगे? द मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग द स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, जैसे ट्रेन मूव कर रही है तो वो एक ही पाथ के अलोन मूव कर रही है, तो ये एक 1 डायमेंशनल मोशन है। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, तो वो बिल्कुल सीधा सीधा नीचे आएगा अलोंग 1 लाइन, तो ये भी क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन इफ 2 out of 3 coordinates specifying the position of object change with respect to time। इफ़ 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएं, एक्स वाई हो जाए, वाई जेड हो जाए या जेड एक्स हो जाए, तो हम उस टाइप की मोशन को बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। इससे एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एंड इट्स सेट रोलिंग ओवर द फ्लोर, या अर्थ का एग्जांपल ले लो, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये 2 डायमेंशनल मोशन के हैं। फिर थर्ड है आपके पास 3 डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तीनों की तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड चेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल जैसे काइट है, वो फ्लाई कर रही है ऑन अ विंडी डे, तो वो कभी लेफ़्ट में जाएगी, कभी राइट में, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन है। रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ये भी एक 3 डायमेंशनल मोशन है। अ फ्लाइंग एरोप्लेन और बर्ड, तो ये सारे एग्जांपल थे ये 3 डायमेंशनल मोशन की।